रिश्ते मोह की बुनियाद पर होते हैं। अगर मोह है तो रिश्ते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कार भी सिखाने चाहिए। अगर वे अपनी संस्कृति को नहीं सीखेंगे तो विदेशी सभ्यता अपनाकर अपने माँ बाप को बूढ़ा होने पर त्याग देते हैं। नमस्कार दोस्तों। आपे में औलाद की बेदर्दी झेलने से बचना चाहते हैं तो अपनी औलाद को इन 3 गलत आदतों के करीब मत जाने दीजिए। जब हम देखते हैं कि किसी बेटे ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया या उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्हें अकेला छोड़ दिया, तो यह सवाल मन में उठता है कि यदि ऐसे दिन देखने हों तो औलाद के बिना रहना कहीं बेहतर है। कभी कभी बेटे बहू अपने माता पिता को भिक्षा मांगने पर मजबूर कर देते हैं, अपमानित करते हैं या उन पर हाथ तक उठाते हैं। यह सब देखकर यह ख्याल आता है कि क्या औलाद इसलिए पाली जाती है? लेकिन अक्सर ऐसी परिस्थितियों के लिए माता पिता स्वयं जिम्मेदार होते हैं। बच्चे ऐसे नहीं बनते, उन्हें ऐसा बनाया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक नालायक बेटे की, जिसे सुनकर शायद आप खुद के लिए सीख ले सकें। एक शहर में हरिनारायण नाम के सज्जन रहते थे। वह एक छोटे स्तर की सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। उनकी पत्नी का नाम कमला था। कमला अपने पति का सम्मान करती थीं और उनकी आमदनी के अनुसार घर का प्रबंधन करती थीं। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा राम प्रताप उनके सपनों का केंद्र था। हरिनारायण और कमला ने राम प्रताप की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में दाखिला दिलाया। इंटरमीडिएट के बाद राम प्रताप आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। उसने वहां खड़ी मेहनत की और अंततः एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बड़े घर की बेटी गौरी से हुई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन राम प्रताप गौरी को घर लेकर आया और अपने माता पिता से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। राम प्रताप की खुशी को प्राथमिकता देते हुए हरिनारायण और कमला ने उनकी शादी कर दी। गौरी शिक्षित और आकर्षक थी और उसके घर में आने से हरिनारायण और कमला बहुत प्रसन्न थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे बेटे बहू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। गौरी बड़े घर की बेटी थी और स्वतंत्र जीवन जीने की आदी थी। सास ससुर की छोटी छोटी बातों पर उसे चिड़चिड़ाहट होने लगी। वह इन बातों की शिकायत राम प्रताप से करती थी। राम प्रताप उसे समझाता, थोड़ा सहन कर लो, माँ बाबूजी के प्रति अच्छा व्यवहार रखोगी तो संपत्ति का मालिकाना हक हमारे नाम पर हो जाएगा। उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। राम प्रताप की इस सोच ने गौरी को भी सास ससुर की हर बात सहने के लिए मजबूर कर दिया। वह बाहर से उनकी बात मान लेती थी, लेकिन भीतर से असंतोष पनपता रहता था। धीरे धीरे इस रिश्ते में प्यार और सम्मान खत्म होने लगा। एक दिन अचानक हरिनारायण जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं, जिससे कमला जी तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गईं। डॉक्टर ने बताया कि उनकी जान बचाने के लिए काफी पैसों का इंतजाम करना होगा। परेशान कमला जी ने अपने बेटे राम प्रताप से कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी बचा कर रखा था वह इस समय काम नहीं आ रहा है। तुम किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम कर लो। पैसों का नाम सुनते ही राम प्रताप ने जवाब दिया, माँ, इतने पैसों का इंतजाम मैं इतनी जल्दी कहाँ से करूँगा? मेरी नौकरी मामूली सी है और मैंने अभी अभी अपने नए ऑफिस का ऑर्डर दिया है। उसके लिए भी काफ़ी रकम चाहिए। अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मेरे बस से बाहर है। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को ठीक कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। तुम अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से उधार लेकर काम चलाओ। पापा ठीक हो जाएंगे तो हम सारा पैसा वापस कर देंगे। राम प्रताप ने कहा, माँ, मैं तो पहले ही कहता था कि पापा को अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देनी चाहिए, लेकिन लगता है उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। कमला ने कहा, बेटा, अभी इन बातों को छोड़ो। तुम्हारे पापा को किसी तरह ठीक कराना है। मैं वादा करती हूँ कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो सबसे पहले ये काम करूँगी। उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। कमला ने कहा, बेटा, अभी इन बातों को छोड़ो। तुम्हारे पापा को किसी तरह ठीक कराना है। मैं वादा करती हूँ कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो सबसे पहले ये काम करूँगी। राम प्रताप थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला गया और फिर लौट कर बोला, माँ,
चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैंने 1 महीने में लौटाने की शर्त पर पैसे जुटाए हैं, लेकिन अगर समय पर नहीं लौटाए तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। माँ ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पापा के ठीक हो जाने के बाद हम हर हाल में पैसे चुका देंगे। अभी तुम उनकी सेहत पर ध्यान दो। कुछ देर बाद गौरी ने राम प्रताप को अलग ले जाकर पूछा, तुमने इतनी बड़ी रकम कहां से जुटाई? राम प्रताप ने जवाब दिया, मैंने किसी से उधार नहीं लिया है, ये मेरे ही पैसे हैं, लेकिन पापा के इलाज पर यह खर्च करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। माँ इन पैसों को उधार मानकर जल्द ही संपत्ति हमारे नाम करवा देगी। इस तरह हमें पापा की पूरी जायदाद भी मिल जाएगी और मैं अपने ऑफिस का मालिक भी बन जाऊंगा। गौरी ने यह सुनकर हामी भर दी। कुछ दिनों तक हरिनारायण जी का इलाज अस्पताल में चलता रहा। उनकी हालत में सुधार होने के बाद कमला उन्हें घर ले आई। उन्हें यह पता था कि बेटे ने इलाज के पैसे उधार लेकर दिए हैं, इसलिए एक दिन उन्होंने हरिनारायण से कहा, हमारे बेटे पर काफी कर्ज हो गया है, क्यों ना आप अपनी संपत्ति उसके नाम कर दें। हरिनारायण ने जवाब दिया, कमला, जरा सोचो, यही हमारी बुढ़ापे की पूंजी है। हम सब कुछ उसे अभी से देकर खुद को बेबस नहीं बना सकते, और फिर जो कुछ भी मेरा है वह अंत में तो राम प्रताप का ही होगा। कमला ने समझाते हुए कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए, आज हमारे बेटे ने तुम्हारे इलाज के लिए कर्ज लिया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो वही हमारा सहारा बनेगा। कमला के बार बार कहने पर हरिनारायण ने आखिरकार अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। संपत्ति नाम होने के बाद राम प्रताप और गौरी का व्यवहार तेजी से बदल गया। एक दिन कमला ने गौरी से कहा, बहू, अपने पापा के लिए दलिया बना दो। गौरी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, 1 मिनट रुको मम्मी जी, मैं कागज कलम लेकर आती हूँ, फिर तुम पूरी सूची बनाकर बता देना कि क्या क्या बनाना है। कमला हतप्रभ होकर पूछने लगी, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। गौरी तपाक से बोली, अरे बुढ़िया, थोड़ा दिमाग भी चलाया करो। क्या आप लोगों को लगता है कि यह घर कोई होटल है और मैं किसी होटल की वेट्रेस हूं जो आपके ऑर्डर लेती रहूंगी? गौरी ने गुस्से में कहा, अगर पापा जी को दलिया चाहिए तो तुम अपने हाथों से क्यों नहीं बना सकते? हर बार मुझसे ही क्यों कहना पड़ता है? इतना बोलकर गौरी अपने कमरे में चली गई। कमला अपने पति हरिनारायण से बोली, लगता है बहू पूरे दिन के काम से थक गई है, इसलिए इतना चिढ़ रही है। आप चिंता मत करें, जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वह आकर माफी मांग लेगी। फिर उन्होंने कहा, आज मैं आपके लिए खुद दलिया बना देती हूँ। यह कहकर कमला ने दलिया बनाया और अपने पति को खिला दिया। कमला समझ रही थी कि बहू ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वह अपने पति को इसका आभास नहीं देना चाहती थी। अगले दिन कमला ने हरिनारायण से पूछा, आज आपके लिए क्या बनाऊं? हरिनारायण ने कहा, तुम क्यों परेशान होती हो, बहू है ना। इस पर कमला बोली, बहू सुबह से बहुत सारे काम करती है, मैंने सोचा बार बार उसे क्यों परेशान करूं, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूं। हरिनारायण समझ गए कि कल की बहू की डांट के कारण कमला ये सब खुद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, तुम जो भी बनाओगी मैं खा लूंगा। इसके बाद कमला रसोई में गईं, लेकिन वहां पहुंचकर चौंक गईं। अरे ये क्या, रसोई पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने सोचा, आज तक तो कभी रसोई पर ताला नहीं लगा, ये क्या हो गया? कमला ने गौरी को आवाज दी। गौरी ने तपाक से जवाब दिया, मम्मी जी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? कमला ने पूछा, आज तक रसोई और पूजा घर पर ताला नहीं लगा, ये आज क्या हो गया? गौरी बोली, अब ताला लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस घर में 2 भूखे जानवर रहते हैं जिन्हें हर समय भूख लगी रहती है। अब ये घर कोई मंदिर का भंडारा नहीं है कि बार बार खाना परोसा जाएगा, इसलिए मैंने ताला लगा दिया। कमला बोली, तो अब हम तुम्हारी नजर में जानवर हो गए हैं? गौरी ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, मैं आपकी भूख से तंग आ चुकी हूं। अब मैं तय करूंगी कि आपको कब और क्या खाना मिलेगा। गौरी की ये बातें सुनकर कमला का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, तेरी ये हिम्मत कि हमें जानवर बोले और हमारे खाने का हिसाब रखे। ये घर हमारा है और हम इतने गरीब नहीं कि खाना नाप तौल कर खाएं। जब राम प्रताप को पता चलेगा तो वह तुम्हें सही सबक सिखाएगा। गौरी बोली, मुझे आपकी धमकियों से डर नहीं लगता, राम प्रताप को सब पता है।
इसी वजह से उन्होंने आपकी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। अब आप लोग हमारे अधीन हो। और हाँ, अब इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। पापा बीमार हैं, लेकिन आप तो स्वस्थ हैं। अब पूरे घर का काम आप ही करेंगी, वरना आपको बाहर निकालने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर कमला चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। हरिनारायण ने यह देखकर कहा, कमला, इसी वजह से मैं संपत्ति राम प्रताप के नाम नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि जैसे ही हमारे हाथ खाली होंगे, ये लोग हमें लात मारेंगे। मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ उनके नाम कर दिया, लेकिन ये इतना नीचे गिर जाएंगे, ये तुमने नहीं सोचा था। अब अगर इस घर में रहना है तो सारे काम खुद करो, वरना हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। कमला बोली, आप चिंता मत करें, बेटे के आने पर मैं उससे सब कुछ कहूंगी। रात में जब राम प्रताप घर आया तो कमला ने रोते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा, क्या हम इस घर के जानवर हैं जो तेरी पत्नी हमें ऐसा कहती है? आज तक हमारी रसोई पर कभी ताला नहीं लगा, लेकिन आज गौरी ने रसोई पर ताला डाल दिया। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं या फिर कोई नौकर हैं? राम प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा, बस करो माँ, आप किस जमाने में जी रही हैं? आज के समय में ना बाप बड़ा है ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। क्या आपको लगता है कि मैं और मेरी पत्नी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे? खबरदार, जो आज के बाद मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहा, वह जैसा कहेगी वैसा करना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। कमला को उम्मीद थी कि उनका बेटा उनकी बात सुनेगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। बेटे ने रही सही कसर पूरी कर दी। बेटे की बातें सुनकर कमला की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर बहू और बेटे का बर्ताव दिन ब दिन और भी खराब होता चला गया। गौरी पहले तो रसोई में ताला लगाती थी, लेकिन अब उसने खाना भी कम कर दिया। धीरे धीरे वह उन्हें बासी भोजन परोसने लगी। हरिनारायण, जो पहले से ही बीमार थे, बासी खाना खाते खाते और भी अधिक कमजोर हो गए। दूसरी ओर कमला जी पूरे दिन घर का काम करती थीं और ऊपर से उन्हें ताज़ा और पर्याप्त खाना भी नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी और कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आने लगे। एक दिन काम करते करते वह थक कर सो गईं। हरिनारायण जानते थे कि कमला को घर का सारा काम करना पड़ता है और उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, आज रात का खाना मुझे मत देना, इसके बजाय तुम्हारी सास का पेट भर देना, वह बहुत कमजोर हो गई है। गौरी ने रूखे अंदाज में कहा, ससुर जी, आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन बाद में मत कहना कि मैं कमजोर हो रही हूं। वैसे भी आप दोनों तो ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं आपको भूखा रखती हूं। आपसे काम तो कुछ होता नहीं, बस खाना खाना चलता रहता है। धीरे धीरे शाम हुई और जब कमला खाने के लिए गईं तो उन्होंने देखा कि आज उनकी थाली में दाल की 2 कटोरियां और 4 रोटियां थीं। यह देखकर वह चौंक गईं और सोचने लगीं कि आमतौर पर गौरी उन्हें 2 रोटियां और 1 कटोरी दाल देती थी, लेकिन आज इतना ज्यादा खाना क्यों परोसा गया? उन्होंने गौरी से पूछा, बहू, आज मेरी थाली में इतना ज्यादा खाना क्यों दिया? गौरी ने रूखे स्वर में जवाब दिया, ज्यादा सवाल मत करो, जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना यह भी नहीं मिलेगा। उस दिन कमला ने लंबे समय बाद भरपेट खाना खाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने अपने पति के हिस्से का भी खाना खा लिया है। खाना खाकर वह सोने चली गईं। वह अपने पति को गौरी के व्यवहार के बारे में बताना चाहती थीं, लेकिन जब वह उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि हरिनारायण सो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सुबह बात कर लूंगी और अपने कमरे में चली गईं। अगली सुबह जब कमला अपने पति के कमरे में गईं तो उन्होंने देखा कि हरिनारायण चारपाई से नीचे गिरे पड़े हैं और उनके मुंह से खून बह रहा है। यह देख कमला घबरा गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को सूचना दी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बेटा अपने पिता को सरकारी अस्पताल में छोड़कर वापस चला गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें समय पर खून नहीं चढ़ाया गया तो इनका बचना मुश्किल है। कमला परेशान थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अंततः वह बेटे के ऑफिस पहुंच गईं। वह ऑफिस के बाहर बैठकर बेटे का इंतजार करने लगी। उनकी बूढ़ी आंखें दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही थीं।
समय बीतता गया और घुटनों में दर्द होने लगा। एक चपरासी ने यह देखा और उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा। कमला ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद राम प्रताप अपनी बड़ी गाड़ी में ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, कमला दौड़कर उसके गले लग गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। अपनी मां को फटे पुराने कपड़ों में देखकर राम प्रताप को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मां को झटकते हुए कहा, कौन है ये बूढ़ी और यहाँ क्या कर रही है? चपरासी बोला, सर, ये बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हैं। राम प्रताप गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? किसी को भी ऑफिस में बैठा लेते हो? ये ऑफिस है, भिखारियों का अड्डा नहीं। इसे पैसे देकर भगा दो। पता नहीं कैसे कैसे लोग बेशर्मी से चले आते हैं। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कमला का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो, मैं भिखारी हूं। आज मैं तुम्हारे पिता की जान बचाने के लिए भीख मांगने आई हूं। अगर हो सके तो मदद कर दो। डॉक्टर ने खून चढ़ाने को कहा है और तुम्हारे पिता इस समय अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। इतना कहते हुए कमला राम प्रताप के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। राम प्रताप ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें किनारे ले गया। राम प्रताप अपनी मां से कहता है, सुनो बुढ़िया, न तो मेरे पास इतना समय है और न ही उस बूढ़े को बचाने के लिए खून देने का इरादा। कमला जी हाथ जोड़कर विनती करती हैं, बेटा, इस समय मेरी मदद कर दो। मैं अपने शरीर का हर कतरा बहाकर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारे थोड़े से खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो उन्हें बचा लो। राम प्रताप गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे जा भिखारिन यहां से। तुझे एक बार क्या बात कर ली, अब तू पीछा ही नहीं छोड़ रही। उसने 10-10 के नोटों की एक गड्डी कमला जी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वहां मौजूद गार्ड यह सब देख रहा था। कमला जी की हालत देखकर उसे गहरा दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर कमला जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और पूछा, माँ जी, क्या राम प्रताप सर सच में आपके बेटे हैं? कमला जी ने अपनी पूरी व्यथा उसे सुनाई। उनकी दर्द भरी कहानी सुनकर गार्ड का दिल दहल गया। उसने उन्हें ढांढस बंधाया और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माँ जी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बताइए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर बाबूजी को खून की जरूरत है तो मैं अपना खून देने को तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद जब राम प्रताप अपनी बैठक खत्म करके बाहर आया तो उसने अपनी माँ को वहीं बैठे देखा। यह देखकर वह गुस्से से भर गया। उसने कमला जी का हाथ पकड़ा और वहां से खींच कर ले जाने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि इस बूढ़ी को यहां से हटाना होगा, वरना मीटिंग के मेहमानों के सामने अगर यह कुछ बोल पड़ी तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे ही वह अपनी मां को घसीटते हुए ले जा रहा था, पीछे से गार्ड ने आकर राम प्रताप के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि ऑफिस के अंदर काम कर रहे सभी कर्मचारी बाहर आ गए। सभी ने राम प्रताप को अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार करते देखा और उसे भला बुरा कहने लगे। राम प्रताप ने गुस्से में गार्ड से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस पर हाथ उठाने की? मैं अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। गार्ड ने तीखे स्वर में कहा, तुम क्या नौकरी निकालोगे? मैं खुद ऐसी नौकरी को छोड़ना बेहतर समझता हूं। जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता वह किसी का नहीं हो सकता। गार्ड की हिम्मत देखकर सब लोग हैरान रह गए। राम प्रताप गाल पकड़े खड़ा रह गया। गार्ड ने कमला जी का हाथ थामा और कहा, माँ जी, चलिए, मैं अपना खून दूंगा। वह कमला जी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसका खून हरिनारायण जी के खून से मिलाया और बताया कि दोनों का रक्त समूह एक ही है। गार्ड ने अपना खून हरिनारायण जी को चढ़ा दिया। कमला जी कुर्सी पर बैठकर उसे दुआएं देने लगीं। उस समय वह गार्ड उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। खून चढ़ने के बाद गार्ड ने कमला जी के पैर छुए और कहा, माँ जी, मेरे पैरों में गिरकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। माँ का हाथ तो हमेशा बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के लिए होता है। कमला जी ने गार्ड को थोड़े पैसे देते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, ये पैसे रख लो, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। गार्ड ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मेरी नौकरी की चिंता मत कीजिए। आप सुबह से यहाँ बैठी रो रही थीं।
आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। पहले मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। कमला जी की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनका सच्चा बेटा मिल गया हो। एक अजनबी होकर भी गार्ड ने हरिनारायण जी की जान बचाई, जबकि उनका अपना बेटा राम प्रताप उन्हें भिखारी कहकर घर से निकाल चुका था। थोड़ी देर बाद गार्ड खाना लेने गया और इधर डॉक्टर अपने केबिन से बाहर आया। उसने कमला जी को बताया, माँ जी, हमें खेद है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। यदि खून का इंतजाम 2 घंटे पहले हो जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। यह सुनते ही कमला जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन पर भारी आघात कर दिया हो। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो हरिनारायण बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। कमला जी की आंखें पूरी तरह सूखी थीं। वह पत्थर की मूर्ति की तरह अपने पति के पास बैठ गईं। उसी समय उनकी बेटी कमला का फोन आता है। फोन उठाते हुए कमला जी ने अपनी बेटी को बताया, बेटा, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा हुआ जो मेरी मृत्यु से पहले ही चले गए। अगर मैं पहले मर जाती तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। कमला ने जवाब दिया, माँ, क्या सचमुच पापा चले गए? कल रात वह मुझे कह रहे थे कि बेटा, अपनी माँ का ध्यान रखना। बेटी ने कहा, माँ, मैं जल्द ही वहां पहुंच रही हूं, मुझे 2 दिन लगेंगे। दोस्तों, शाम तक हरिनारायण का अंतिम संस्कार हो गया। कमला विदेश में रहती थी, इसलिए वह उस दिन नहीं आ सकी, लेकिन बाद में वह कमला जी को सांत्वना देकर अपने घर लौट गई। जब गौरी ने सुना कि अगले दिन उनकी ननद आ रही है, तो उसने अपने पति राम प्रताप से कहा, पता नहीं वह आकर क्या करेगी जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि बाबूजी की जान हमारे कारण चली गई। राम प्रताप ने कहा, पर उसे बताएगा कौन कि बाबूजी हमारे कारण मरे हैं? गौरी ने जवाब दिया, आपकी कलम माँ उसे जरूर बता देगी। राम प्रताप ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बुढ़िया को उसी बुढ़े के पास भेज दूंगा। कमला कल आएगी, हम आज ही इसका इंतजाम कर लेते हैं, फिर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि पापा के गम में माँ भी चल बसी। दोनों ने मिलकर कमला जी को मारने का एक खतरनाक योजना बनाई। सोचा कि उसकी खीर में जहर मिलाकर उसे खिला देंगे, फिर वह भी चल बसी। गौरी ने खीर तैयार की और उसमें जहर मिलाकर अपनी सास को खिलाने के लिए उनके कमरे में पहुंच गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कमला ने पहले ही कह दिया था कि वह कल आएगी और आज ही वह आ जाएगी। कमला के पास घर की चाबी थी जो उसके पिता ने उसे दी थी ताकि वह कभी भी घर आ सके। गौरी जब खीर में जहर मिलाकर अपनी सास को देने वाली थी, तभी कमला ने आकर उनकी सारी बातें सुन ली और उन्हें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद कमला ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर गौरी के गाल में जोरदार तमाचा मारा। कहने लगी, अब मुझे समझ आ गया कि मेरे पापा मरे नहीं, तुम दोनों ने उन्हें मारा है। अब तुम मेरी माँ को भी मारने जा रहे थे। कमला की अचानक उपस्थिति से दोनों घबरा गए। कमला ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें पकड़वा लिया। दोनों ने अपनी सारी जायदाद का जो बंदोबस्त किया था वह भी उनसे छीन लिया। पुलिस को देखकर गौरी और राम प्रताप डर के मारे कांपने लगे और कमला जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन कमला जी ने उन्हें माफ नहीं किया। पुलिस ने उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। कमला जी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी और उस गार्ड के नाम कर दी जिसने अपने रक्त से हरिनारायण की जान बचाने की कोशिश की थी। हालांकि वह बच नहीं पाए। कमला ने भी उस गार्ड को अपना भाई मान लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने की आवश्यकता है। जिंदगी में कभी भी अपने हाथ खाली नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तो अपनों से ही ठोकर मिलती है। बच्चों को बचपन से इतना दूर नहीं रखना चाहिए कि वह हमसे दूर हो जाएं। रिश्ते मोह की बुनियाद पर होते हैं। अगर मोह है तो रिश्ते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कार भी सिखाने चाहिए। अगर वे अपनी संस्कृति को नहीं सीखेंगे तो विदेशी सभ्यता अपनाकर अपने माँ बाप को बूढ़ा होने पर त्याग देंगे। मैं तो कहूँगा कि हमारे देश में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, उनमें आधे घंटे का एक नया विषय जोड़ दिया जाए, जिसमें केवल हमारे आदर्श, संस्कृति, सिद्धांत और महापुरुषों के बारे में बताया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने आदर्शों और सांस्कृतिक विरासत का भी ज्ञान मिलेगा।
कहते हैं, आप चाहे जितने भी अंग्रेज बन जाएं, यदि आपने बचपन से अपने संस्कारों को सीखा है, तो आप कभी अपने कर्तव्य और धर्म से विमुख नहीं हो सकते। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल